बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन। एज यूजुअल मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का शेड्यूल इन किए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नया दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं या कर चुके हैं। इन एनी केस आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो नया दिन, और लग रहा है आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वी हैव अ लॉट टू शेयर। कुछ ऐसे मौज़ूआत होते हैं जो मुसलसल साथ साथ चलते हैं, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बड़े शहरों में पाकिस्तान से रिलेटेड वो मौज़ूआत कुछ खास बदलते नहीं हैं, जैसे कि सफाई के मामलात, जैसे कि मौसम के मामलात, क्लाइमेट चेंज के मामलात। और क्लाइमेट चेंज ही हमें लीड कर रहा है इस वक्त। जो स्मोक की सूरत हाल बन रही है, यूजुअली फोग होती है लेकिन आजकल स्मोक होती है और स्मोक बढ़ती जा रही है, और स्मोक दिन ब दिन बढ़िया कम होने का नाम नहीं ले रही है। और लाहौर जो पॉल्यूटेड तरीन शहर कह सकते हैं, उस पर नंबर 1 पे है। और इस हवाले से आप खुद भी जब आप सुबह सुबह भी निकले या रात को लेट नाइट भी बाहर निकले, आपको फील होता है कि जो स्मॉग है वो एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी ज़्यादा है कि सांस लेने के साथ साथ आपको फील होता है कि आपको कुछ चीज़ बॉदर कर रही है। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को गले के, नाक के, इस तरह के कई मसाइल स्टार्ट हुए हैं लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली। अब ये एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे बारिश होगी ये स्मॉग या फॉग का एलिमेंट है जो खासा कम होगा, लेकिन स्टिल अभी बारिश के तो कोई इम्कानात नहीं है। लेकिन आई होप कि ये स्मॉग जो है वो कम हो, लोगों की सेहत पे असरअंदाज ना हो। विद दैट चूंकि इसके ऊपर हम इन डिटेल्स भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका हम एनालिसिस ये कर सकें कि इसकी बुनियादी तौर पे वजह क्या है और ये क्यों हो रहा है। बहरहाल कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है मुल्तान के अंदर, वो भी इससे डिस्टर्ब हो सकता है। उसमें कुछ ओवर्स, वैसे अमूमी तौर पे 90 ओवर्स का खेल होता है टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन महदूद हो सकता है। और हमें पिंडी में भी याद है कि ये जो खेल है ये 75 ओवर तक महदूद हो गया था, और रोशनी के हवाले से मसाइल का सामना ज़रूर था। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डस्ट इन द एटमॉस्फेयर ओवरऑल, और फिर मौसम उसके साथ जो मर्ज होता है तो ये सूरत हाल पैदा होती है। बहरहाल आपको ये बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा मैच है वो मुल्तान में खेला जाना है। पाकिस्तान पहला मैच हार गया था, दूसरे मैच के हवाले से होप्स आर हाई, और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब ये जो विकेट है ये पाकिस्तान के लिए और स्पिन बॉलर्स के लिए सपोर्टिव एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है। लेकिन मौसम बहरहाल डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन मैच हो ना हो, गोल्फ कल जरूर खेली है इंग्लैंड की टीम ने। और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट के साथ साथ गोल्फ के भी कुछ जो कहने प्रैक्टिस खेले या मैचेस खेले, और आज स्टेडियम में ये बाकायदा क्रिकेट की तो प्रैक्टिस करेंगे। कल कुछ विजुअल्स आए जो हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे और कह ले अच्छा एक फीलिंग आ रही थी कि जिस तरह से ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं दीगर चीज़ों में, दीगर एक्टिविटीज़ में भी इंग्लैंड की टीम, और कुछ न्यूज़पेपर्स में भी मुख्तलिफ पिक्चर्स लगी हुई थी। सो वी थॉट के इनके गोल्फ खेलने के मनाजिर भी आपके साथ शेयर किए जाएं कि क्रिकेटर्स सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, गोल्फ भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, गोल्फ क्रिकेटर्स का एक पसंदीदा खेल है जिसको वो खेलना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हुए क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो कल एक ऐसी खबर आई जिसने पहले मुझे हैरान किया फिर मुझे परेशान किया। वो थी इंडिया की हार के हवाले से। इंडिया की मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तो ओए होए बल्ले बल्ले जो मेरे मुंह में आ सकता था मैंने कर दिया, क्योंकि कल भारत की जो टीम थी वो 2-0 से सीरीज ही हार गई। अभी वैसे एक मैच रहता है, और ये सीरीज उन्हें ऑस्ट्रेलिया ने नहीं हराई, इंग्लैंड ने नहीं हराई, पाकिस्तान ने नहीं हराई, बांग्लादेश ने हराई है। दैट वाज लाइक, मतलब आप सोचें कि अगर इंडिया की टीम बांग्लादेश से हार सकती, दो कि हम बांग्लादेश को लाइट नहीं ले रहे बिल्कुल किसी भी तौर पे, बट स्टिल इंडियन टीम ने अपने जो एक इमेज है पूरी दुनिया में वैसे बनाया हुआ है कि वी आर द बेस्ट। तो अगर दी बेस्ट टीम हार सकती है, जो कि वो नहीं है, लेकिन स्टिल वो बांग्लादेश से हार गए। बांग्लादेश से हार गए। उनकी टीम स्ट्रेंथ, इसमें कोई शक नहीं है, दे गॉट द मैच विनर्स। उनकी कल पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे थे। विराट कोहली वाज देयर, धवन वाज देयर, बहुत सारे लोग थे जो उनकी टीम में ऑलरेडी, जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं वो टीम में थे, एंड दे लॉस्ट द मैच। और पहला मैच नहीं हारे, 2 मैच। और रोहित शर्मा तो कल बहुत अरसे तक, बहुत टाइम तक ट्रेंड करते रहे। वो इंडिया चाहता तो मैच को जीत सकता था, आखिरी गेंद पे 6 रन चाहिए थे, 1 रन बना, और इस तरह 5 रन से इंडिया की टीम फॉर लूजिंग। और आप ये माने बांग्लादेश ने 9 विकेटें गिरा दी उनकी। और कल इरफान पठान ने लिखा हुआ था हाउ कम वी लूज दैट, नीचे किसी ने लिखा हुआ था ग्रेसफुली। यस, तो इरफान को तो ये ग्रेस सारी जिंदगी तंग करेगी। मुझे लगता है उनको अपना ब्रांड खोल लेना चाहिए जिसमें उनको ग्रेस द ब्रांड, ग्रेस क्लोथिंग हाँ के नाम से खोल लेना चाहिए। और उसका जो सदर दफ्तर है वो हम उनको यहाँ बनाने की दावत दे सकते हैं लाहौर में। हम लाहौर में नहीं देंगे, सॉरी। खैर जनाब, ये आप देख सकते हैं मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम दौरा इस वक्त जारी
है वो है चीन के सदर शी जिनपिंग का, जो कि सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और ये दौरा इस खित्ते के लिए बहुत ही अहम है। रियाद पहुंचे शी जिनपिंग, उन्हें इस दौरे की दावत सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब ने दी थी और इस वक्त रियाद पहुंचने पर कुछ मनाजिर अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। रियाद पहुंचने पर उनका जो इस्तकबाल था वो बहुत ही शानदार था। जहाज़ों के दस्ते ने उन्हें फ्लाई पास किया और तोपों की सलामी दी गई और मुख्तलिफ खबर इदारे इंटरनेशनल ये भी कह रहे हैं कि 6 साल बाद अपने सऊदी अरब के इस दौरे के दौरान जो प्रेसिडेंट शी हैं वो सऊदी फरमारवा शाह सलमान से मुलाकात करेंगे और जो मुख्तलिफ अहम मनसूबे हैं चीन सऊदी मुश्तरका, इसके हवाले से बातचीत की जाएगी और एक अहम इजलास भी 20 मुल्कों का है जिसमें वो शिरकत करेंगे। इस हवाले से हम आपको मजीद भी करते रहेंगे। ऑब्वियसली सारी अच्छी खबरें हम आपको सुबह सुबह देते हैं, कुछ बुरी भी देते हैं, लेकिन एक खबर है जो हम कभी देना नहीं भूलते, वो है सियासत की। तो बताते हैं आपको आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, एक तो इससे पहले कि हम टिपिकली सियासत की बात करें तो हमने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर फिर मांग लिए हैं। इसाक डार साहब कह रहे थे कि हमने अरेंजमेंट करना है, अगर IMF नहीं करेगा तो हम अपने दोस्त ममालिक के पास जाएंगे और वो मसला हमारा हो जाएगा हल। तो पाकिस्तान ने बहरहाल फॉर्मली एक्सप्रेस कभी ये सोचा है कि हमारे अगर दोस्त ऐसे होते और हम उनसे बार बार पैसे मांग रहे होते तो हमारी दोस्ती रहती है? 3000 भी ना देते इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन हमारे दोस्त, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे चीन हो, चाहे तुर्की हो, ये अच्छे दोस्त हैं हमारे। जो कि हम मुसलसल हम वो वाला दोस्त है ना 4 दोस्तों के ग्रुप में जो कोई कम काज नहीं करता, कोई पैसे नहीं कमाता, लेकिन तीनों ने उसका बेड़ा उठाया है। हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट 4 भाइयों में एक निकम्मा भाई होता है ना, हम वो निकम्मा भाई हैं। तो अल्लाह करे और उस निकम्मे होने की वजह हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो लीडरशिप है, इसकी सुस्ती और नाअहली है, इसके फैसले हैं और फिर मिनासुल कौम भी हमारी कुछ गलतियां हैं। ये सिर्फ सियासतदानों पे नहीं डाला जा सकता, पूरी कौम का इसमें मसला है, बाकी इदारों का भी मसला है। खैर, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि हम अली भाई से बात करें, मैं कुछ आपको बैकग्राउंड बता दूं। इस वक्त जो फैसला साज हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि फैसला क्या किया जाए। गैर यकीनी की फिजा है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ, आपको मालूम है, असम्बलियां तोड़ने का कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रही। इमरान खान साहब ने कह दिया तो तोड़ेंगे, अब नहीं तोड़ पा रहे, मुसलसल ताखीर का शिकार है ये मसला भी। और हुकूमत भी अभी अपनी जो हिकमत अमली है उसको गैर वाज़ेह ही रखे हुए है कि किस जानिब जाया जाए। अलबत्ता इस सारी कशमकश में दोनों तरफ से जो गैर रस्मी राबते हैं वो बहरहाल एक खुशाइन बात है कि वो जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब ने, आप देख भी सकते हैं, एक अहम मुलाकात की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से और उन्हें इत्तेहादी हुकूमत का पैगाम भी पहुंचाया और कुछ अहम मामला डिस्कस भी किए इस हवाले से उन्होंने। बिल्कुल, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दरमियान भी मुलाकात हुई, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जो तबादला ख्याल भी किया गया। ज़मान पाक लाहौर में PTI की सीनियर क़यादत का गैर मुतवक्किर और अहम इजलास हुआ, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में सीनियर रहनुमाओं ने मीडिया टॉक किया और बताया कि असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार इमरान खान साहब को दे दिया गया है और इमरान खान चंद रोज में असम्बलियां तोड़ देंगे और हमारी ख्वाहिश है कि रमजान से पहले इलेक्शन हो जाए। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी मामला चल रहा है, मुलाकातें हो रही हैं जो सारी सूरत हाल में, इसमें जो असम्बलियां तोड़ने की जो तारीख है वो कुछ सामने नहीं आ रही है। इमरान खान साहब ने ऐलान तो किया था, उसके बाद कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया, जिससे बहुत सारा एक परसेप्शन बन रहा है कि शायद इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। आप इस हवाले से थोड़ा हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। इमरान खान साहब ने जो असेंबली तहलील करने की बात की थी और जो अभी भी कायम है, उसका मकसद जनरल इलेक्शन को फोर्स करना है कि जनरल इलेक्शन हो, थोड़ा वक्त से पहले हो जाए और कौम इस मुसीबत और इस जहनी तनाव से सब लोग निकलें। और उस सिलसिले में चूंकि मेरे ख्याल में पेशरफ्त स्टार्ट हो चुकी है, जो सदर मुमलिकत से भी मुलाकातें हुई हैं और कुछ और भी जो इंटरेक्शन हुए हैं, तो होपफुली हुकूमत की कैंप में भी जो हुकूमत के अंदर 2 कैंप हैं, एक वक्त पूरा करना चाहता है जो उनका अपना नहीं है, जो उधार का लिए वो वक्त है, क्योंकि वो बेसिकली इम्पोर्टेड हुकूमत है, अवाम के मैंडेट से नहीं, एक साजिश, एक बैरूनी मुदाखलत से आए बैठे हैं। और कुछ उनमें वो जहन भी हैं जो सियासी जहन है और जो समझ रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ उनका पॉलिटिकल कैपिटल कम हो रहा है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि सिर्फ 2-3 महीने एक्स्ट्रा हासिल करने के लिए अपनी बरसों की सियासत दांव पे लगाए। क्योंकि इस वक्त पंजाब से, पख्तूनख्वा से
और बाकी इलाकों से इनका सियासी सफाया हो रहा है। अगर तो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर जो भी नई हुकूमत आएगी उसकी बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, मलबा उधर भी ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर ये वक्त पूरा करते हैं, जो हुकूमती कैंपों में ये एक सोच है, तो बजाय इसके कि बिल्कुल दामन झाड़ के और हाथ झाड़ के और खाली हाथ आवाम के पास जाया जाए, तो ये एक ऑप्शन है कि कम से कम कुछ एक उनको ब्रेक मिल जाएगी। तो ये चीजें अभी हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब शायद कल या परसों तो नहीं ऑर्डर करेंगे कि असेंबलियां तोड़ें। हाँ, अगर अर्ली इलेक्शन के लिए कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता और कोई यकीनी बात नहीं होती तो फिर हम असेंबलियां तोड़ने की तरफ जाएंगे। जी अच्छा अली भाई, एक तो वो अरमला ने सवाल किया तो मैंने कहा शायद ही आपसे पूछें, लेकिन वो नहीं पूछा उन्होंने कि ओपोजिशन के दिल ही तोड़ते हैं, असेंबलियां नहीं तोड़ते। आप कह बैठे हैं, अब क्या कह के परेशान हो गए हैं कि जल्दी कह बैठे, या वो एक उस क्लाइमेक्स था आपके लॉन्ग मार्च का, इसके लिए कुछ ना कुछ फीड इन करना जरूरी था टू द मीडिया स्टोरीज? बुनियादी तौर पे वजह क्या बनी? और आपकी पार्टी में अब डेडलॉक किस बात पे? आपकी पार्टी में भी तो दो ग्रुप हैं, जो एक कहते हैं कि असेंबलियां तोड़ दें, कहता है नहीं अभी रुक जाएं, अभी ना तोड़ें, जिसमें इत्तेहादी भी शामिल है। नहीं, हमारी जमात में ग्रुप तो दो कोई नहीं है। आरा किसी ने कोई राय का इजहार राय का इजहार किया होगा कि अभी ना तोड़ें, लेकिन जो इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है और उस पर मशावरत भी काफी हो गई है, वो बड़ी क्लियर है। देखें, आप हुकूमत किसी मकसद के लिए रखते हैं, डिलीवरी के लिए, आवाम की खिदमत के लिए रखते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी सियासी कशमकश हो, अभी आप मुझे बताएं क्या इस वक्त ये डिलीवरी का और डेवलपमेंट का माहौल है? इस वक्त तो रोज की सियासी लड़ाई है और गुत्थम गुत्था है सारे। और जब जमात का चेयरमैन और लीडर जिसने विजन देनी है वो 8 महीने से बाहर है, आप मरकज में नहीं है। और देखें, कौम का रास्ता मरकज तयन उसका करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बड़ी अहम है, इंटीरियर मिनिस्ट्री बहुत अहम है, फॉरेन अफेयर्स बहुत ज्यादा अहम है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये अगर आपके हाथ में जो बिजली गैस के जो महकमे हैं, ये अगर ना हो तो अवाम पे डायरेक्ट इसका और बैनुल अक़वामी सतह पे। तो अब अगर आपका लीडर जो है जख्मी हालत में और 8 महीने से हम सारे बाहर बैठे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उस तरह से पंजाब या पख्तूनख्वा डिलीवर कर सकें। तो इस वक्त एक ही बात है, एक ही नुक्ता है कि इस कौम को इस दलदल से हम निकालें। और एक और भी चीज है, देखें, थोड़ा सा हमें अपना सोच जरा बड़ी करनी पड़ेगी। आप चले जाएं 75 साल पीछे और सन 47 में चले जाएं कि मुल्क आजाद हो रहा है, और उस वक्त अगर फाउंडर्स ही देखते, जो हमारे स्टालवर्ड्स हैं, कायद आजम और उनके साथी, कि 75 साल बाद मेरा मुल्क जो है नाको नक कर्जों में डूबा हुआ, हर जगह हम भीख मांग रहे हैं, और हमारे मुल्क के साबिक वजीर आजम पे जानी हमला हो चुका है, एक शहीद होकर दफन हो चुकी है, एक फांसी चढ़ चुका है, एक उनका दस्ते राज जो है लियाकत बाग में शहीद हो चुका है, मिलिट्री ब्रास जो 87 में हुआ था, जिया साहब जो फौत हुई तो पूरी हमारी मिलिट्री ब्रास शहीद हुई थी। ये सारे हादसे उनके सामने आ जाएं और कौम इस वक्त जिस तरह गुत्थम गुत्था है, तो आप मुझे बताएं उनकी क्या ज़हनी हालत होगी कि ये मुल्क हमने इसलिए बनाया है कि 75 साल बाद भी हम वो करें जो शायद तकसीम के वक्त भी हमने आपस में नहीं किया था। जो हमारी मुस्लिम लीडरशिप है, मेरे ख्याल में अब ये पॉलिटिकल लीडर्स को भी मैच्योरिटी का इजहार करना चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट को भी वो माहौल बना के देना चाहिए। मुझे कोई ना बताए कि बटन दबा के वो दूर हो गए हैं। आपने वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट अब बनानी है कि कौम एक इलेक्शन की तरफ जाए, ताकि आप भी थोड़ा स्पेस लेके साइड पे हो जाएं और अपना जो आपका दिफा का काम है और सियासतदान अपना काम करें। मेरे ख्याल में इस तरह नहीं हो सकता कि 75 साल आप एक रोल प्ले करते रहे, बटन आपने दबाया और इनको छोड़ दिया। क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में वो मैच्योरिटी है कि अब टेबल पे बैठ के नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं? तो सबको अपनी स्पेस क्रिएट करके ये कौम को आगे इलेक्शन की तरफ लेके जाना होगा, क्योंकि कौम परेशान है, अभी तो आपने टेबल टॉक परेशान है, बच्चे परेशान है और खवातीन परेशान है। बिल्कुल, परेशानी तो अली भाई सबको ही, लेकिन जो आप टेबल टॉक की और पॉलिटिकल लीडर्स की मैच्योरिटी की बात करें, जब भी कोई ऐसी बात होती है, जब भी कोई सियासी कैओस होता है, पॉलिटिकल कैओस होता है, तो हम एक पॉइंट स्कोरिंग वाली सिचुएशन में देखते हैं, चाहे वो लीडर्स हैं या जो भी इदारे हैं। लेकिन स्टिल आपको लगता है कि टेबल टॉक के मामले, सदर आरिफ अलवी के सागदार से मुलाकात हुई, दीगर अगर इस टेबल टॉक की जानिब आएं, आपस में बैठ के बात करें, जल्दी इलेक्शन के लिए जो आपकी भी डिमांड है सोल्यूशन निकालें, तो चीजें बेहतर अंदाज में हो सकती है, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर है, जो भी ये इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त। देखिए, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, मुझे इस पे थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। मैंने जो देखा है, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स में था, ये पार्लियामेंटेरियंस को ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, कौमी असेंबली का जब इजलास चल रहा होता है, जब कैमरे चल रहे होते हैं उस वक्त और उसके बाद,
इनके मैंने सारी पोजीशंस देखी हुई हैं, इनके आपस में रिश्तेदारियां हैं, इनके आपस में ताल्लुकात हैं। जब इजलास खत्म होता है इकट्ठे चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, जप्पी अंदर लड़ते हैं, बाहर जप्पी डाल के जा रहे होते हैं। मैं इनको सिर्फ ये एक बात करना चाहता हूं, अपनी आपस की लड़ाई में मुल्क का इतना नुकसान न कर दें कि जो बाद में आने वाला जो भी है, अल्लाह करे खान साहब हो, लेकिन जो भी आता है उसके लिए इतना मुश्किल कर दें, इतना मुश्किल कर दें कि वो फिर कहे कि खुदारा ये मैं किधर आ गया हूं। देखिए जो परसों एक काम हुआ, ये कितनी बुरी बात है। देखिए हमारे वजीर आजम साहब ने वहां एक बात की कश्मीर में, उन्होंने अपने राय का इजहार किया, मैं कहता हूं हो सकता है गलत किया हो, लेकिन उसके जवाब में जो मरकजी हुकूमत ने किया और फिर उनको मंगला में रोका, और ये कहना उनके एक मेंबर का जो कि पढ़ा लिखा बंदा है, तारड़ साहब जो है, कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम एंटर ही नहीं हो सकता। ये इस तरह की हरकतें करके आपस की लड़ाई, आपस की अना की जंग में रियासत पाकिस्तान, रियासत आजाद कश्मीर, वहां मोदी के चेले चांटे क्या कहेंगे, ये देखो पाकिस्तान के वजीर आजम ने कश्मीर के वजीर आजम को तड़ी दे दी, फलाना कर दिया। ये हम कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ कि आपस की इन छोटी छोटी टावर्स आपने बंद किया है। क्यों बंद किया है? वहां पर तो लाखों लोगों का रोजगार है। तो ये चीजें हमें सीखनी है कि भाई खुदा के वास्ते आपस की लड़ाई में आप बाग को नहीं जलाते, इसलिए सदर साहब का बड़ा रोल है। और देखें आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, ये नहीं होना, ये अच्छी रिवायतें नहीं है। खान साहब ने जब ये बात की कि आप नए इलेक्शन पे आए और मुज़ाकरात की दावत इस्तीफा इमरान खान साहब ने दी कि नए इलेक्शन पे मुज़ाकरात करें, उसका जवाब आपने देखा हुकूमत ने क्या दिया। ये अपने आप को बालिग नजर और तजुर्बाकार लोग कहते हैं। डेफिनेटली ऐसा नहीं हो। सियासतदान अगर इस तरह रवैया रखेंगे तो फिर किसी और इदारे से तो आप नरमी की तवक्को ही ना करें। सियासत तो नाम ही नरमी और नेगोशिएशन का है। आई एग्री विद यू ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर वाला जो मैटर था, ये नहीं होना चाहिए, तो बैड एपिसोड। अच्छा, आपने इनेबलिंग एनवायरनमेंट की बात की अली मोहम्मद खान साहब कि आप एकदम बटन दबा के साइड पे नहीं हो सकते, आपको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। वो एनवायरनमेंट कैसे बन सकता है जो सब जमातों के लिए काबिल कबूल हो? एंड ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वैसे आप पंजाब के हवाले से तो आपकी काबीना में भी तौसी हो रही है, इससे लगता है कि अभी शायद ये सिस्टम कंटिन्यू करेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट की टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा अगर आप एक्सपैंड करें हमारे लिए, क्या है आपके माइंड में, तहरीक इंसाफ के माइंड में? देखिए, टू पुट इट वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट, जो सियासी लीडरशिप है, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, कुछ गलतियां जो हुई हैं उसको ठीक करना है। देखें 75 साल का बंदा इस वक्त क्वेटा में क्या कर रहा है उधर, क्यों पड़ा हुआ है उधर जेल में? ठीक है ना जी, उसने अगर कोई गलत बात की है तो उसके इस्लामाबाद में अपनी अदालत में डिफेंड करने दें। दूसरा, जो अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, उनकी वालदा जो कल सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, तो ये जो माजी की गलतियां हुई उसको ठीक किए बगैर, देखिए गलती ठीक किए बगैर, सच बोले बगैर आगे जाना मुश्किल होता है। जिस तरह उधर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नेल्सन मंडेला की थी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज सब सच्चे बन जाएं, बैठ जाएं, लेकिन कुछ स्पेस क्रिएट करके एंड स्टेप अबव योर स्टेटेड पोजीशन, थोड़ा सा आगे बढ़ के इस मुल्क को आगे लेके जाएं। उसमें ये हो सकता है कि दोनों एक कदम पीछे हटके फिर इकट्ठे एक कदम आगे बढ़े, और वो क्या है, नया इलेक्शन। देखें अक्टूबर में वैसे ही होना है, लेकिन इस वक्त आप फैक्ट्स फिगर आपने चेक किए हो, मेरा इस पे एक तफसीली वो भी है, उसको मैं अभी टाइम नहीं होना, मैं बता देता, 2 फिगर दे देता हूं कि इतनी बुरी आपकी हालत है कि 7 मंथ्स में आपका जो फॉरेन एक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 51% डिप्लीट हो गया है, 51%, और आपका जीडीपी 6 पर प्रोजेक्टेड था, 1 पे आ गया है। तो अगर ये 7 महीने और ये लोग चलते हैं, और सबसे बड़ा देखें एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इंसान जब परेशान होता है तो वो अपनी गेम चेंज करता है। अगर इनके पास प्लान था, व्हाई डिड दे चेंज मिफ्ता इस्माइल डाउन द मिडल, उसको चेंज करके इसको ले आए डार साहब को, और वहां से मिफ्ता साहब ने अब उन पे अटैक शुरू कर दिया है। और इस सारी चीज में अब देखिए पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है, इनसे सारा जो गंद है वो उन पे पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है, वो अपने सिंध की सियासत की तरफ जा रही है। तो इन हालात में आप मुझे बताएं, इस कौम के पास एक इलेक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन है? आप लोग सुबह शाम कोई, आप मुझे बताएं, कोई न सैर के लिए जा रहा है, कोई ना पढ़ रहा है, कोई ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, सबने पैसे दबाए हुए हैं, ना कोई गाड़ी खरीद रहा है, ना कोई घर खरीद रहा है, ना कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है। बाहर से रेमिटेंसेस आपके 48% रोशन डिजिटल अकाउंट के कम हो चुके हैं, और कोई 10-1%, 15-20%, 15% शायद जो आपका ओवरसीज रेमिटेंसेस है वो कम हो चुका है। आपके एक्सपोर्ट्स कम, टेक्सटाइल आपकी 40% से ज्यादा गिर गई है, 20%, और आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स 40% से ज्यादा गिर गई है। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, गुड्स इंपोर्ट 48% के करीब गिर गई है, जो उसकी है फैक्ट्रीज की। तो अगर उसकी इंपोर्ट गिर गई है, इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई हैं और आपके मजदूर बेरोजगार होना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें किसी को सूट नहीं करती। हाँ, उनको सूट जरूर करती हैं कि अगर पाकिस्तानी रुपए गिरता है और उनका डॉलर में बाहर पैसा पड़ा है, उनको तो फायदा है फायदा। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी मुल्क दुश्मन नहीं है, सबको जरा थोड़ा सा संजीदगी से बात करनी चाहिए और मुल्क को एक इलेक्शन डेट देके
और सब अपने अपनी जो स्टेटेड जगह है उससे जाके देखें एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल है। सब अपनी पाक फौज पे जान मारते हैं, लेकिन आज जिस तरह की सूरत हाल है आप अच्छी करना है भाई, मुनासिब बातें कर रहे हैं और आई होप कि ये जो थॉट है ना ये प्रिवेल करे बाकी सियासी जमातों में भी, जो नेगोशिएशन वाली बात है। बाकी ठीक है, सबका अपना पॉलिटिकल कैपिटल, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट जरूर है, वो होते भी हैं और होने भी चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त के लिए और आपकी कुछ आरा के लिए आपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दी। द बेस्ट पार्ट वो सबको मिल के बैठना चाहिए, जब तक नहीं बैठेंगे हल नहीं निकलेगा, अपने सियासी मफादात के सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ में पड़े रहेंगे। खैर इससे पहले कि ब्रेक लें, वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जस्ट गेट आउट दिस ड्राई पॉलिटिकल स्टोरी। उससे बाहर निकलते हैं, सर्च इंजन गूगल की बात करें, पाकिस्तान में 2022 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियात की बात करें, खबरों की बात करें, इवेंट्स की बात करें तो उसकी फहरिस्त जारी कर दी गई है। साल 2022 में पाकिस्तान में सर्च की जाने वाली मकबूल तरीन खबरों में टीवी के मारूफ एंकर आमिर लियाकत से जुड़ी खबरें और फिर यूक्रेन रूस जो जंग थी वो दूसरे नंबर पर रही। और गूगल के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियात में क्रिकेटर नसीम शाह सरे फहरिस्त हैं, जबकि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नंबर दूसरा। और इवेंट्स में जो T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, 2022 की खबरें पहले और दूसरे नंबर पर रही हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के शोबे में स्मार्टफोन्स को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। आईफोन प्रो मैक्स 14 सर्च इंजन में पहले नंबर पर रहा। पीपल माइट बी चेकिंग इट्स प्राइस आई बिलीव। लजीज और मकबूल तरीन खानों की तरकीबों में चिकन और पुलाव पकाने की तरकीब में दूसरे नंबर। मुझे लगता है शौहर सर्च करते रहे होंगे, बेगमात ने कहा होगा बेगमात भी कर रही हो, अच्छा ना मुश्किल ये है बेचारे शौहर उनको लगाया होगा कि चलो आप भी सर्च करो, खाना बनाना शुरू करो। खैर थिंग्स मे बी चेंजिंग। तो नसीम शाह साहब, आई मीन दैट्स अमेजिंग, नसीम शाह को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा आई फील अ बिट सैड, आमिर लियाकत साहब की तस्वीर को देख के भी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको भी सबसे ज्यादा सर्च किया गया। सो दिस इज इंटरेस्टिंग है, इस पे हम मजीद बात करते रहेंगे। ब्रेक है। वेलकम बैक। मुल्क के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है और कौमी शाहराह की बात करें, मोटरवेज, यहाँ पर भी शदीद धुंध के बायस जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैज़पुर से दरहाना तक बंद कर दी गई है। इसी तरह M4 पिंडी भटियाँ और दीगर जगहों पर भी इस हवाले से मसाइल मौजूद हैं। दूसरी जानिब हम अगर बात करते हैं स्मोक की, तो एक के बाद एक आफत लाहौर में आती रहती है। पहले डेंगी ने बहुत ज़्यादा तंग किया और लाहौर आपको पता है इसका एपिसेंटर रहा है और इस वक्त स्मोक बहुत तंग करी है। हुकूमत ने तमाम इक़दाम तो मुमकिन उठाए हैं इस वक्त जो उठाए जा सकते हैं, लेकिन वो मुअस्सर नहीं दिखाई दे रहे। फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक ज़्यादा है और लाहौर मुसलसल, जैसा कि हमने शुरू में भी आपको बताया, आलूदा तरीन शहरों में टॉप 3 के अंदर आता है। कभी नंबर 1 पे होता है, कभी नंबर 3 पे होता है और जो बीमारियां उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी इस हवाले से बढ़ रही है और पंजाब हुकूमत का जो बाकी इकदाम के अलावा तालीमी इदारों से मुताल्लिक एक बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर में स्मॉग के खतरनाक असरात से बचने के लिए लाहौर के स्कूल्स में हर हफ्ते 3 छुट्टियां होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जुम्मा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि महकमा तालीम के मुताबिक लाहौर के स्कूलों में हफ्ता वार जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे किया गया है। स्मॉग कितनी खतरनाक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे जो हिफाजती इकदाम है या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो क्या लिए जा सकते हैं, इसी पे आज हम बात करेंगे। डॉक्टर फलक कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फलक फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर फलक, ये जो मामला है स्मॉग का और ये हर साल बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा और इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो स्मॉग और ये जो एयर पोल्यूशन है या फ़िज़ाई आलूदगी जिसकी हम बात करें, ऑब्वियसली वी नो कि क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है, बट स्टिल क्या किया जाए, ये तो कम होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, देखें, अगर हम बात करें मैस लेवल पर तो ये गवर्नमेंट के इदारे, आपने खुद भी जिक्र किया कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मेजर्स जो हम ले सकते हैं, जैसे एयर को हम क्लीन करने के लिए डिफरेंट तरह के एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और साथ साथ में जो है हम अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो, अगर बीइंग अ डॉक्टर में बात करूं तो हम लोगों को खुद अपने आप की हिफाजत करनी है। मास्क का इस्तेमाल प्लस जो है ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना बाहर, जब धुंध बहुत ज़्यादा है तो उन दिनों में कोशिश करनी चाहिए घरों में ज़्यादा रहें और घरों में जब रहें तो उसके साथ साथ खिड़कियाँ दरवाजे भी बंद रखें ताकि
ये पोल्यूशन अंदर ना आए। बच्चों की आपने बात की जिस तरह के स्कूल में ऑफ, बिकॉज जरूरी भी है बच्चे क्योंकि ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं और बच्चों को जो है बहुत जल्दी एजमा का अटैक होता है और स्मोक जो है डायरेक्टली लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है। वैसे तो बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, आईज को भी कर रहा होता है, स्किन को भी करता है, बट मोस्टली जो है वो लंग्स को करता है स्मोक जो है वो इफेक्ट बुरे तरीके से। और उसमें जो शॉर्ट टर्म में होने वाले जो डिजीज हैं उसमें एस्मा है, एलर्जी है, आई एलर्जी है। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपको बताऊं कि बड़ी खतरनाक बात है कि इरिवर्सिबल डिजीज जिसको हम कहते हैं, लंग्स की इरिवर्सिबल डिजीज जिसमें ब्रोंकाइटिस है, COPD है और साथ साथ में बहुत लॉन्ग टर्म में अगर इस तरह का एक्सपोजर होता रहे तो कैंसर का भी बाइस हो सकता है। इट्स वेरी डेंजरस। अच्छा, अभी रिसेंटली भी एक स्टडी कम रिसर्च जो भी आप सामने आई थी जिसमें ये कहा गया कि जो एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक अच्छा हल हो सकता है इसको रिड्यूस करने के लिए। एक तो पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर किस हद तक ये पॉसिबल है, क्योंकि हम अगर ये स्ट्रक्चर खड़ा करना भी शुरू करें टू कवर ऑल आर एरियाज तो उसमें आपको मालूम है बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत टाइम चाहिए पाकिस्तान को, बिकॉज इससे पहले कोई प्लानिंग तो की नहीं गई। हमारे यहाँ तो सालों तक मरदमशुमारी तक नहीं होती। तो हायर लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर क्या पॉलिसी या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे कम से कम हम विद द टाइम इससे निकलते चले जाएं? आप क्या तफवीज़ करती हैं? देखिए, जिस तरह अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पर पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, फिर ट्रैफिक रूल्स भी होते हैं, साथ साथ में पब्लिक को जो है वो रिलीज जिस तरह की उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं वो करते हैं। सो अगर देखा जाए तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर अच्छा कर देंगे, लाइक अगर एक कार एक बंदा लेकर जा रहा है रोड पर तो उसका पोल्यूशन अलग निकल रहा है, ठीक है। और अगर एक बस के अंदर 10 से 15-20 जो भी लोग सफर कर सकते हैं तो आप उस धुएं को कम कर सकते हैं। एक तरफ तो आप अगर ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा कर दें, दूसरी जानिब जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं या जो इंडस्ट्रीज है उनको थोड़ा शहरों से दूर किया जाए, उन जगहों पर उन्हें बनाया जाए जहाँ पर जो स्मोक रिलीज भी हो रहा है तो वो डायरेक्टली शहरी उससे मुतासिर ना हो। इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं उस पर गवर्नमेंट अगर अमल दरामद करेगी तो ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ पॉलिसी अच्छी बनेगी, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। इस तरह की जो डेंजरस लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस एंड एस्मा, एलर्जीज एंड COPD, ये ऐसी बीमारियां जो इरिवर्सिबल है, एक बार हो जाए तो फिर दोबारा उसको करना सही। अच्छा डॉक्टर फलक, चूंकि आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, आप हमें बेहतर तौर पे बता सकती हैं इस स्मॉग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से जो नज़ला, ज़ुकाम, गले रिलेटेड इश्यूज, जो भी इश्यूज होते हैं उसमें हम वैसे भी सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि घर के ऊपर कोई हम खुद से मेडिसिन ले लें। अब ये जो स्मॉग की वजह से बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, क्या आपको लगता है कि ये वही आम रूटीन के वायरल इन्फेक्शंस की तरह होते हैं या इसके लिए हमें डिफरेंट मेडिकेशन या किसी प्रॉपर एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए और मेडिकेशन लेनी चाहिए? वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हर इंसान की जो कुव्वत मुदाफियत है, उसका लंग का स्ट्रक्चर है या फिर हर किसी की वेरी करती है, डिफर करती है। सो जो बहुत ज़्यादा लाइक शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि हम लोगों को स्मोक की वजह से SOB होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उस सूरत हाल में तो बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। फौरी तौर पे आप हॉस्पिटल रश करें और वहाँ जो भी पल्मोनोलॉजिस्ट है, लंग स्पेशलिस्ट है, उससे आप कंसर्न ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है अगर आप देखते हैं छोटी मोटी एलर्जी हो गई, आप एक्सपोज हुए एंड लाइक के ब्रोंकाइटिस हो रहा है, समटाइम एलर्जी हो गई, तो आप डायलेटर्स ले सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, टाइम कम है फलक, एक लास्ट सवाल इसमें एक्सपोजर के हवाले से है कि जिस तरह पंजाब हुकूमत ने 3 दिन स्कूल्स बंद किए हैं तो इसका मतलब ये है कि एक एक्सपोजर कम होगा, कम एक्सपोज होंगे बच्चे जो स्कूल्स जा रहे हैं। तो क्या कम एक्सपोज होना भी मैटर करता है या फिर अगर आप वंस इन अ वीक भी अगर आप इस एटमॉस्फेयर के अंदर निकल रहे हैं तो उतना ही हार्मिंग है जितना आप 6 डेज और 7 डेज और 5 डेज फेस कर रहे हैं? इसका टेक्निकली बता दीजिए।
जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी कि जिस तरह आपने बताया कि हम एज़ अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टीज़ या हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें एक मेजर ये भी है कि आप एक्सपोज़र कम करें। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि एक्सपोज़र कम कर दिया गया, एक दिन जाना पड़ रहा है बच्चों को स्कूल, और इस मीनवाइल आपने मास्क का इस्तेमाल करना बच्चों को ज़रूरी करार देना। बच्चों जो भी बाहर जा रहा है उसको, और अच्छे क्वालिटी का मास्क, लाइक कपड़े का बना हुआ जो फ़िल्टर लगा हुआ हो, वो मास्क बच्चों को दे दें ताकि वो बच्चे वहां जाके, और उनको मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया जाए कि ये मास्क अपनी हिफाजत के लिए है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है कि एक दिन एक्सपोजर हो रहा है, छोटे बच्चे ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं, तो इनके लिए ये इकदाम लिया गया। तो एक्सपोजर कम होना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करनी चाहिए, और स्मोक से जितना मैक्सिमम हो सके आप एहतियात कम करें, कोशिश करें गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलें। डॉक्टर फलक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से हमने बात की जी, स्मोक तो है, इसके साथ हमने रहना है, लेकिन उसमें बेहतर सूरत हाल यही निकल सकती है कि आप एहतियात कर लें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। स्पेशल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब कुछ जिक्र करते हैं पाकिस्तानी नौजवानों का, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ खेलों में हम आपको बताते रहते हैं और खेल के मैदानों में पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए पुरज़्म है और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरनेशनल टाइकोंडो, जिसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल टाइकोंडो वर्शन ओपन चैंपियनशिप, पाकिस्तान की फातिमा जहरा ने इसमें कांसी का तमगा अपने नाम किया। 53 केजीज कैटेगरी के सेमीफाइनल्स में उन्हें रूस की सोकोलोवा विलासिलोवा ने 1-2 और 7-14 से शिकस्त दी। इससे कबल फातिमा ने हांगकांग की थिंगकोक को 0-9 और 2-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल जीता। इस वक्त फातिमा तो जहरा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। फातिमा, आपको खुश आमदीद कहेंगे और मुबारकबाद देंगे ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। कैसी हैं आप? अच्छा फातिमा, अपनी इस चैंपियनशिप के हवाले से बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आपने ये चैंपियनशिप खेली और इंटरनेशनली आप गई, कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल? ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मुझे मज़ा आया। जब प्लेयर मैंने बहुत कुछ सीखा और एक बहुत अच्छा कंपटीशन था, न्यू वेदर कंपीटिंग विद द यूरोपियन प्लेयर्स। मेरे लिए बहुत अच्छा अपग्रेडिंग इन माय करियर था और बहुत। अच्छा फातिमा, टाइकोंडो कब से खेल रही हैं आप और कितना टाइम हो गया आपको ये इस गेम, इस स्पोर्ट के अंदर? और आपने अभी जो 53 केजीज कैटेगरी में खेला, कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं आप ये भी बताइएगा। मुझे टाइकोंडो से, मैं जब 8 साल की थी तब से टाइकोंडो कर रही हूँ, प्रोफेशनल टाइकोंडो। जैसे मैंने गेम से तब से सीरियस और ज़्यादा मुझे इसके अंदर पे सोचा कि जब से हाईलाइट होने का दिल चाह रहा था, तो हाईलाइट होने का दिल चाह रहा था, तो इट वाज इन 2014 जब मैंने पहले अपना नेशनल का मेडल लिया था। और मेरा टाइकोंडो में हमारे यहाँ बहुत सी कैटेगरीज होती है, वेट कैटेगरीज होती है, फीमेल्स की डिफरेंट होती है, मेल की डिफरेंट होती है। मैं वैसे तो 49 केजी खेलती हूँ फ्लाई वेट, लेकिन इस बार मैंने 53 खेला, जो कि खुद भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन मेरा जेन्युइन वेट इज -49 केजी और उसके अंदर ही मैं ज्यादा compete करती हूँ, उसी के अंदर मेरी रैंकिंग। तो मुश्किल नहीं होता 49 केजीज का होते हुए आप 53 की कैटेगरी में खेल रहे हो? तो ये क्या टेक्निकली क्वालिफाई करते हो आप? और दूसरा आपके जो मुकाबले में प्लेयर होते हैं, डोंट यू थिंक कि उनको ज्यादा एज होता है आप पे? मैंने रशिया में इसलिए 53 खेल लिया कि एक ये अनरैंकिंग इवेंट था और बिल्कुल सडनली मुझे कॉल करके मतलब लाइक अप्रोच किया गया, तो वरना लेकिन मेरे लिए आसान था। लाइक 53 49 सेम ही था, बस ये होता है कि वो थोड़े तगड़े होते हैं, लाइक स्ट्रांग होते हैं, ऊपर की जैसा वेट होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड ऑल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत। ठीक है, तो फातिमा आपका ताल्लुक कहाँ से है पाकिस्तान में? और एक सवाल जो हम सबसे करते हैं आपकी फैमिली को लेकर, यू प्लेइंग सिंस यू वर 8, तो फैमिली की सपोर्ट किस हद तक रही है सारे मामले में? मैं बेसिकली तो कराची की रहने वाली हूँ, लेकिन आई वाज बोर्न इन इंग्लैंड एंड माय फादर केम हियर, then we started a proper like living over here, then I didn't went back. Or about the family, I think if my family didn't supported me, I won't be sitting here talking to you guys. Yeah. My father is my biggest support and he's still here. He came to me with like had a time off from his job and that's it. My mother is like, she is the one who supports me behind the scenes and जिसको इसे कहते हैं like हम अगर मैं आज जो भी हूँ, so
and all the support, all the motivation is all because of my father. Lovely. He's just like my best friend, I say. माशाल्लाह। That's amazing. फातिमा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है एक बेटी के लिए कि जब वो इतना जबरदस्त अचीव कर रही हो लाइफ के अंदर तो उसके फादर उसको सपोर्ट करें, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे, ये एक बिल्कुल एड ऑन पॉइंट है। फातिमा, आगे कौन सी चैंपियनशिप खेलने का प्लान है और कौन सा जिसके लिए आप तैयारी कर रही हो और किस तरह से आप तैयारी करती हैं अपनी चैंपियनशिप्स के लिए? इंशाल्लाह वैसे तो अभी आगे बहुत चैंपियनशिप्स आ रही, लाइक हमारे टाइकोंडो में G2, G1, G4 इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन मेरा मेन पर्सपेक्टिव जो है वो एशियन गेम्स की तरफ है और या तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ। बट द एशियन गेम, यू नो, इट्स लाइक समथिंग व्हिच इज लाइक गेम्स, व्हेन इट कम्स टू गेम्स यू आर टोटली फोकस ऑन दैट training and all, so I am really looking forward towards Asian Games and I hope I get a good result over there and perform well. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा एज अ गेम, हार्ड इंशाल्लाह। एज अ गेम अगर हम मार्शल आर्ट्स की बात करें या ताइक्वांडो वगैरह की बात करें तो क्या देखती हैं पाकिस्तानी फीमेल्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए टू बी अ पार्ट ऑफ इट? क्या हम बच्चियों को खेलनी चाहिए? डू दे हैव दैट इंटरनेशनल एक्सपोजर भी कह सकते हैं या स्कोप भी कह सकते हैं जो कि दैट कैन हेल्प देम आउट इन द फ्यूचर? Definitely, like for the females, I would recommend, like, to be honest, I would prefer every teenager out there to play a sport. Sport doesn't affect your studies or your social life, hence it make you more disciplined. I guess कि जितने भी teenagers बाहर हैं जो शायद मेरे friends and all, they are still supporting me. So I used to like force them to join any kind of sports. And about the scope, I think in our country थोड़ा कम है. I guess कि if the upper federations and the organizations look upon it, the places where there is some kind of low financial and all, the economic is very low, so like it should be looked upon, so that the talent shouldn't get wasted. फाइनेंशियल एस्पेक्ट की वजह से बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं, बट स्टिल एवरीवन शुड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फातिमा तो ज़हरा, बहुत शुक्रिया आपका एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फातिमा तो ज़हरा हमारे साथ मौजूद थी, ताइक्वांडो चैंपियन जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। से हम बात करें थे उनके मुताबिक हर टीनेजर को, हर यंगस्टर को कोई ना कोई स्पोर्ट जो है उसको ज़रूर खेलना चाहिए, आपको डिसिप्लिन रखता है, आपकी फिजिकल हेल्थ तो रहती ही अच्छी। सो हमने आपकी मुलाकात करवाई चैंपियन से। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें आज बात हो रही है सुपर एजर के हवाले से कि ये कौन होते हैं और क्या हम सुपर एजर बन सकते हैं। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अमला एंड इमरान। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि मुझे भी खुद बहुत क्यूरियोसिटी है कि जो सुपर एजर है वो होता क्या है बेसिकली, किस तरह से सुपर एजर बना जा सकता है, क्या ये जेनेटिकली होता है और अगर नहीं होता तो क्या क्या चीजें हैं जिनको फॉलो करके मैं भी सुपर एजर बन सकती हूँ। वकार साहब, सुपर एजर है क्या बेसिकली? सुपर एजर आपको ज्यादा अभी फिलहाल यानी ये जो मंजिल है बहुत दूर है, लेकिन ठीक है, आप अगर अभी से आपकी क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए और तजस्सुस होना चाहिए। सुपर एजर जो है 80 साल के किसी भी ऐसे फर्द को कहते हैं जो अपने से 30 साल से कम उम्र किसी फर्द, यानी अब 30 साल काम कितना हो गया, 50 साल, तो 50 बरस का उम्र के किसी फर्द की मेमोरी स्किल से ज्यादा बेहतर मेमोरी रखता हो तो उसको सुपर एजर कहते हैं। तो इसकी वर्किंग यंग एज से स्टार्ट होती है, क्योंकि मैं अगर 80 साल में जाती हूँ और मैं सुपर एजर बन सकती हूँ अगर मैं अभी से काम बहुत ही एक्सेप्शनल लोग होते हैं सुपर एजर। मेरा ख्याल है कि इसको डिटरमिन करती है आपकी बायोलॉजी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसे अवामिल हैं जो कि हमारे बस में नहीं होते। मसलन मिसाल के तौर पे इनका जो ब्रेन श्रिंकेज है वो 1.06% होता है, कंपैरेटिवली अगर नॉर्मल किसी को देखा जाए फर्द को तो वो 2.24% होता है। 2.24% की बनिस्बत जो सुपर एजर है उसको 1.06% है जो इस रेट से श्रिंक हो रहा होता है, यानी बहुत कम रेट से श्रिंक हो रहा होता है। दूसरा ये है जो कार्टिकल श्रिंकेज है, जिसको हम आप देखें ना, जब आप एजिंग के प्रोसेस में जाते हैं तो ब्रेन जो है वो श्रिंक होना शुरू होता है। तो अब इनकी जो कार्टिकल श्रिंकेज है उसका जो पेस है, उसकी जो स्पीड है वो भी बहुत कम होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि सुपर एजर जो है वो बुनियादी तौर पे ज्यादा जो है वो इसमें बायोलॉजी का कारफरमा है और जेनेटिक्स आपकी कारफरमा है, लेकिन इनकी मेमोरी जो है वो कमाल है। मैंने अगर सुपर एजर कोई देखा है अपनी जिंदगी में, और स्पेशली सिर्फ मेमोरी के हवाले से कह रहा हूँ,
तो वो मुस्तनसर हुसैन तार साहब देखें, लाइक ही इज़ नाउ 85 और उनके साथ जितनी भी गुफ्तगू होती है मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हम तो कहते हैं कि सुपर एजर वो होता है जो 50 साल या उससे कम यानी तकरीबन 30 साल कम उम्र जो है उससे बेहतर मेमोरी रखता हो। मैं समझता हूँ कि वो शायद उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर, शायद 40 साल भी अगर पीछे चले जाएंगे उनसे इतनी ज्यादा हैपनिंग उनकी जिंदगी में चले हुई और हर फर्द की जिंदगी में हैपनिंग्स होती हैं, चले सफर भी करते हैं, सारा कुछ होता है, जितनी डिटेल के साथ वो याद रखते हैं। मतलब इस हद तक डिटेल में कि अगर आपको मुझे नहीं याद कि मैंने उनके साथ हरामोश किया, राकापुश किया, कई सफर किए, मुझे नहीं याद कि किस दिन हमने कौन सा नाश्ता किया था, उनको याद होगा। उनको अपने किसी भी टूर का कोई भी टाइम, किसी भी शाम का दिन का वो सारे आपको उनको याद होंगे। तो इतनी ज्यादा वो है उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि हम उनको कह सकते हैं कि वो एक सुपर एजर है। अच्छा वकार साहब, अगर कोई सुपर एजर बनना चाहता है तो क्या कोई प्रोसेस होते हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, किस तरह से बन सकते हैं? आई थिंक सुपर एजर जो है चाहे आप सुपर एजर बने या ना बने, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे काम करेंगे तो सुपर एजर ना बने तब भी आपको फायदा तो बहुत ज्यादा होगा। अल्जाइमर से लेके डिमेंशिया से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एजिंग के साथ हैं और इन चीजों से बचा जा सकता है। बहुत सारी और आपकी हेल्थ के हवाले से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको बेहतर उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उसमें ये है कि एक तो ये है कि जो लर्निंग है, बार बार एक ही चीज हम पीटते हैं कि लर्निंग, इसको किसी सूरत में भी आपने खत्म नहीं करना। अब लर्निंग से मुराद क्या? लर्निंग से मेरी मुराद ये है कि कोई स्किल है, फर्ज किया आपने पूरी जिंदगी आपको मौका नहीं मिला म्यूजिक सीखने का, ठीक है, तो म्यूजिक तो आपको पता है कि पूरा समंदर है। आप कितने एक इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, फिर हो सकता है गायकी का सीखना शुरू कर दें। ये वो तमाम चीजें जो आपको बहुत ज्यादा नए स्नैप्सेस डेवलप होते जाते हैं। जितने नए ज्यादा स्नैप्सेस डेवलप होंगे उतना वो लाइव होगा आपका ब्रेन, और उतना जो है उसकी श्रिंकेज कम होगी क्योंकि उसके अंदर एक्टिविटी जो है वो जारी रहेगी। तो लर्निंग जो है ना वो बहुत ही बुनियादी की है। वो कोई भी स्किल, ऐसी स्किल जिसमें रिपीट ज्यादा हो, यानी अब जिस तरह आप प्रैक्टिस ज्यादा हो, जिसमें म्यूजिक आ जाता है ना कि जिसमें अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो आप रोजाना प्रैक्टिस की जा रहे हैं, प्रैक्टिस की जा रहे हैं। इसमें कोई अभी और स्किल सेट हो सकता है, मसलन क्राफ्ट हो सकता है। आप बैठे बैठे आप कोई भी क्राफ्ट जाकर सीखेंगे, किसी भी जगह पे आप कोई ऐसी कोई खास चीज बनाना सीख जाते हैं। बहुत सारे ऐसे और लोगों की मैं मिसाल दे सकता हूँ। अपने रिश्तेदारों में से हमारे एक फूफा थे जो कि 92 साल की उम्र में फौत हुए, तो उनकी मेमोरी भी इसी तरह थी, मतलब वो बिल्कुल एक सुपर एजर थे। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो तो डेफिनेटली बायोलॉजी का कार फरमाई थी, लेकिन इसके अलावा अगर उनकी जिंदगी का रंग देखा जाए तो 92 साल की उम्र तक एक ऐसा फर्क, मेरी नजर में अगर उनकी कोई शनाख्त या उनका कोई तारुफ आता है तो मैं ये कहता हूँ कि 92 साल की उम्र तक एक ऐसा फर्क जिसकी जिंदगी में 6 महीने ऐसी नहीं गुजरे जिसमें वो कोई ना कुछ सीख ना रहा हो, कुछ ना कुछ लर्न न कर रहा हो। वो क्राफ्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो कहीं कोई बंदा है जो कि बहुत अच्छा कोई चीज बना रहा है तिनकों से, तो वो बाकायदा उनके अंदर ये था कि वो सीखना शुरू कर देते। बाकायदा उनको एक वक्त में आया कि उन्होंने ढोल बजाना सीखना, तो वो बहुत अच्छा ढोल बजाया। उनको जो भी स्किल उनको समझ आती थी वो सीखना शुरू कर देते। 92 में ड्यू टू कोविड ये एक प्रॉब्लम था, अदरवाइज कोविड ना होता तो जो उनकी अपेयरेंस थी, मोटरसाइकिल चलाते थे, भागते फिरते थे, उनकी बहुत अच्छी नॉर्मल एक फिजिकल भी और मेंटली भी मुकम्मल तौर पे एक स्टेबल शख्स। मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो अल्जाइमर या कोई भी ऐसी बीमारी है उससे बचना भी एक चीज है, सुपर एजर बनना भी एक चीज है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप वर्ड पजल्स हैं आप वो सॉल्व करना शुरू कर दें, आप स्किल जो है मुख्तलिफ वो सीखना शुरू कर दें, आप अपनी रूटीन जो है वो हर सूरत में ब्रेक करें। जैसे जैसे एजिंग में आप जाएंगे उतना आप कंफर्ट जोन के हवाले से सेंसिटिव होते चले जाएंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपको कोई कंफर्ट जोन तोड़े या आप तोड़ें। यही वो चीज है जो कि आपको किसी और गली में ढकेल देती है। कंफर्ट जोन से निकलें। और इसके अलावा जो है वो आपका सोशल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जज्बाती, बहुत सारे ऐसे धचके होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान आइसोलेट होना चाहता है, अलग होना चाहता है। अगेन वो अपने कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, ना जाएं कंफर्ट जोन में। अच्छा ये एक फेज आती है ना, जिसमें इंसान कहता है कि मैं किसी से ना मिलूं, मैं बिल्कुल आइसोलेट हो रहा हूं। अगेन तो वो डिसीव हो रहा है, वो डिसीव हो रहा है अपनी साइकोलॉजी में और वो किसी और तरफ जा रहा है। कंफर्ट जोन में कभी भी ना रहें, क्योंकि लर्निंग तो खैर बुनियादी चीज ही उसमें। ट्रैवलिंग आप छोड़ देते हैं, नॉर्मली एजिंग के साथ इंसान ट्रैवलिंग छोड़ देता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो उसकी उलट चलते हैं, और ऑफकोर्स जितने भी लोग उलट चलते हैं वो तमाम लोग अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक दफा तोड़ दें
तो उसके बाद बहुत सारी लर्निंग जो कल्चरली या मुख्तलिफ जगहों पे जो हैपनिंग हो रही होती है, जो आप टूरिज्म में देखते हैं या आप ड्यूरिंग टूर देखते हैं, वो भी आपकी लर्निंग का एक हिस्सा बन जाती है। एक और अहम तरीन चीज जो है वो है लैंग्वेज को लर्न। अच्छा, ये जो नई जुबान लर्निंग है ना, ये बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है और ऑफ कोर्स हमारा दिमाग जो है वो 16 साल की उम्र या 15 साल की उम्र से पहले तक इसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आने वाली जिंदगी में कोई नई जुबान नहीं सीखते या नहीं सीख सकते, आप सीखते हैं। तो वो जो आपको एक चीज जो है कि आप कोई ना कोई जुबान सीखना शुरू कर दें, तो ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग है, बहुत ही एक्टिव। मुश्किल है ऑफ कोर्स, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि लैंग्वेज एक बहुत ही अहम तरीन चीज है, मतलब बेस्ट एक्टिविटी है अगर हम इसको फॉलो करें। और इस तरह जिस तरह हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो जिसको हम कहते हैं निटिंग कहते हैं ना, ये स्वेटर बुनते हैं दादियां नानियां, उसमें आपने पैटर्न्स देखे, वो कितने कमाल होते हैं, बहुत ही कमाल होते हैं। अब इसमें कोई इसमें हर्ज नहीं है, मतलब इसके लिए हमने खवातीन से मखसूस किया हुआ, लेकिन कोई भी सीख सकता है। और वो अगर आप सीखेंगे, अगेन जिस पापा की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे स्वेटर भी बुनते थे। अच्छा, अब वो जो पैटर्न्स आप नए से नए बनाते हैं और वो आपके ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी है ये चीज कि आप वो निटिंग जो है वो सीखना शुरू कर दें। इसका डेफिनेटली वक्त भी बहुत अच्छा कटता है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे फवायद होते हैं। मुख्तलिफ जब आप पैटर्न्स बनाते हैं और वो बहुत ही कमाल एक एक्टिविटी है। सो लैंग्वेज है, इस तरह निटिंग है, बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं, नई स्किल जो है वो आप बस आपने सीखते चले जाना, मतलब आपने अपने आप को पॉलिश करते रहना। थैंक यू सो मच वकार साहब। नाज़रीन, आज हमने बात की सुपर एजर पे कि किस तरह से आप खुद पर काम करके अपने आप को सुपर एजर के करीब करीब लेकर जा सकते हैं, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग। जब तक आपके अंदर दम है, जब तक आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है, तो जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको स्टॉप मत करें, उसको जारी रखें। और इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। उम्मीद करती हूँ आज के इस सेगमेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो लाहौर बहुत सारी चीजों की वजह से मशहूर है, लेकिन लाहौर की एक पहचान जिस नाम से हुई वो पाए, एंड बिलखुसूस फज्जे के पाए से हुई। हम आपको बहुत सारी जगहों पे लेके जाते हैं, लेकिन आज देसी फूड में हम एक बार फिर द यूनिवर्सल फज्जे के पाए पे आपको लेके जा रहे हैं। वर्चुअली खिला रहे हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं और फिर मजे के कितने होते हैं। देखते हैं देसी फूड। नाजरीन, आज मैं हूँ टकसाली गेट, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी मशहूर शख्सियात रिहाइश पजीर थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रिटी रहती हैं। हो सकता है कि आज मुझे भी कोई ऐसी मशहूर शख्सियात मिल जाए जिनके साथ हम नाश्ता करेंगे। ये सज्जाद काफू साहब हैं, इनसे पूछते हैं ये नाश्ता किधर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप नाश्ते के लिए निकले, आप कहाँ से आज नाश्ता करें? नाश्ता आपको पता है, जैसे हम लोग जितने सुरीले लोग हैं, तो जब तक अच्छा नाश्ता ना किए, फजे के पाए ना हो तो मज़ा नहीं आता। चले आए फिर, आप मुझे भी नाश्ता करवाएं अपने साथ। कहाँ से आए? गुजरावाला से आए हैं, इधर पाए खाने के लिए। इतनी दूर से आप पाए खाने आए हैं, आपको टेस्ट कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला है। अच्छा है। तो आपने गुजरावाला में भी पाए खाए होंगे, यहाँ से भी खाए, तो क्या फ़र्क लगा आपको? जी, इनका जो टेस्ट है ना वो उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आप कहाँ से आई हैं? जी, हम इस्लामाबाद से आई हैं। अच्छा, इधर से आपने किस चीज़ का नाश्ता किया? इधर से हमने फज्जे के पाए का नाश्ता किया, और जब भी हम आते हैं हमेशा यहीं करते हैं। इनके पाए की खास बात आपको क्या लगती है जो आप आते ही यहाँ पर नाश्ता करने हैं? इनके पाए एक तो हाइजीनिक है, दूसरे क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मैनेजर भोला साहब। आप मुझे बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मैं 32 साल, तकरीबन 32 साल से यहाँ रह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, और 100 साल दुकान को हो गए। पाए बनाते हुए कितना टाइम लग जाता है और इसकी रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी है थोम, दही और मसाले जार, तो तकरीबन 4 घंटे में वो दम लगाते हैं, फिर तैयार हो जाए। इतने अरसे से जायके को मेंटेन कैसे रखा हुआ है आपने? ये उस्ताद फजल का जो तरीका था उस तरीके से ये पक रहे हैं, उस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा तरीका नहीं इस्तेमाल किया, इसलिए ये वही जायका है। आपके पाए की खास बात क्या है? जो लोग दूसरे शहरों से तो आते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर नाश्ता करने तो जरूर आती हैं। क्या है कि देसी बकरे के सिरी पाए अच्छे लाते हैं, फिर उसको देसी घी से तैयार आला मसाला जैसे तैयार करते हैं, लोग इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं। पाए के अलावा लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं यहाँ से? यहाँ आके कोई कहते हैं कि यार मगज़ पाए मिक्स कर दो, कोई कहते हैं खाद ज़बान मिक्स, कोई कहते हैं 4 चीज़ें मिक्स करके हमारे सामने लाओ और मज़े से खाते हैं। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स क्या है? 24 घंटे।
सज्जाद साहब आप मुझे बताएं लाइफ कैसी चल रही है आप? लाइफ है ऐसी कि चलते चलते मैं एक 1974 में म्यूजिशियन बन गया, एक गिटारिस्ट, एक मैंडोलिन प्लेयर। तो मैंने फिल्म आईना का पहला गाना बजाया, मुझे दिल से ना बुलाना। वहाँ से लेके इंडस्ट्री में चलते चलते फिर मैंने वहाँ ए हमीद साहब, अपना मास्टर अब्दुल्ला साहब, जी आइए, पाए भी आ गए हैं, वो कुलचे स्पेशल खाइए, शुरू करें और साथ साथ ये लें। हाँ जी वाले ऐसे ये यहाँ का रवाज है कि आप मेहमान को खुद देते हैं कुलचा। थैंक यू। आप भी बिस्मिल्लाह करें और मैं भी टेस्ट करती हूँ इसको, वरना ये ठंडा हो जाएगा। पाए हैं ना, तो इनमें थोड़ा सा ऑयल भी होता है, सही है। तो ये क्योंकि आप सिंगर भी हैं तो आपको कभी मसला नहीं होगा खाने के बाद गाना गाने में, बात करने में? वैसे तेल होना तो गला थोड़ा तर भी होता है, लेकिन ज़्यादा खाना से बैठते हैं। देसी घी कभी ख़राब नहीं करता, जो पाए हैं देसी बकरे के हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश और जेन्युइन फूड है, इसमें कोई वो फ्लेवर नहीं है ऐसे जो मिक्स हुए, तो इसलिए आप खाएंगे सेहत ही है। अच्छा सज्जाद साहब ये बताएं, आप कितने अरसे से यहाँ से पाए खा रहे हैं? मैं जब बचपन में स्कूल जाता था, पीछे सिटी स्कूल था, तो मेरे नाना मुझे छोड़ने आते थे रास्ते में, तो मैं यहाँ से खा के जाता था, यानी मुझे तकरीबन 50 साल हो गए हैं। अच्छा ताफू साहब, यहाँ पर नाश्ता करते हुए किसी भी सेलिब्रिटी के साथ कोई ऐसा वाकया बताएं मुझे, जो भी आपको याद हो। जी, हमने एक रिकॉर्डिंग की और मैडम नूरजहान, रात के बज गए 2-3 बज गए थे, तो मैडम नूरजहान की रिकॉर्डिंग रात के 3 बजे ख़त्म हुई। वो गाना था अख खोर अर्ज़ सुन मेरी, यूसुफ खान साहब प्रोड्यूसर थे, तो पोस्ती फिल्म थी, तो 3-4 बज गए। तो फिर डैडी ने बोला कि 5 बजे तो फज्जा जी उठ के बैठ जाते हैं, लोग नमाज़ पढ़ के अजान के बाद खाना खाते। तो मैडम नूरजहान भी आ गई थी, गाड़ी से नीचे उतरी, नीचे वाला भी पोर्शन था, वहाँ बैठ के मैंने नाश्ता किया। तो उन्होंने कहा कि वाकई कि मैं तो खुद अपने हाथ से पकाती हूँ, लेकिन ताहो मियाँ ये जो देसी घी के पाए हैं ना, ये वाकई महसूस हो रहा है कि ये घर के और बहुत टेस्टी। उन्होंने 2-3 कुलचे खाए। तो यहाँ बड़े वाक़े हैं, बड़े बड़े मौसीकार, तो पता नहीं लियाज़ कश्मीरी साहब, इकबाल हसन साहब, मदर शाह साहब रहे थे, मदर शाह साहब भी इधर खाते थे। तो उस वक्त इंडस्ट्री में ना 1958 में फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा मीडियम था जो खाना यहाँ खाने आते थे। सज्जाद साहब आप मुझे बताएं कि आपको इनके नाश्ते की खास बात क्या लगती है पाए की? कम्बिनेशन होता है खाने में भी, हर चीज़ में, कपड़ों में भी, खाने में भी। तो कम्बिनेशन ये है कि पाए है देसी घी के, ये अपना लाल बोटी है, मगज़ है, और जो इसके साथ जो बेसिक चीज़ है वो कुलचा है। ये देखें, उन्होंने हमें दिल बना के दिया है कि स्पेशल, और तिलों वाला कुलचा ये ना हो तो पाए कभी आपको मज़ा नहीं आएगा। आप सादा नान खा ले, रोटी खा ले, तिलों वाला कुलचा ये एक लोरियों की ख़ास है, तो खुराक जो सुबह खाते हैं। आजकल आपकी मसरूफियात क्या है? 40 साल का जो सफ़र है फिल्म इंडस्ट्री का, जो फिल्मों का म्यूज़िक दिया अपने वालिद साहब के साथ। अल हमराट कौंसिल में 15 साल हो गए गिटार सिखाते, जहाँ से सवाल बैंड वो हिट हुआ, अली अजमत वो मुझसे सीख के गया। हज़ारों लाखों की तादाद पे मेरे शागिर्द हैं। आप कभी आएँ तो हमरा देखें कि सारी दुनिया गिटार और गाना सीख रही है, बहुत बड़ा ये मेरी अब ज़िंदगी चल रही है। इसके बाद मैं कुछ OST बना रहा हूँ, फिल्मों के गाने बना रहा हूँ। सज्जाद साहब आप मुझे बताएं कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो सुरीले खाने के शौकीन बहुत होते हैं। तो हमारे जो लोग हैं ना वो खाने के लिए शौकीन है, ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन है कि उन्होंने देसी घी और करेले गोश्त, भिंडियाँ गोश्त, ऐसी चीज़ें, या गोश्त, गोंगलू गोश्त देसी घी में, ऐसी चीज़ें खाएंगे तो उनका सुर जो है बिल्कुल कायम रहता है, और उससे बातें अच्छी करते हैं और उनकी तबीयत खुश हो जाती है। अगर वो अच्छा फूड ना खाएं, यकीन करें हम सारा दिन परेशान रहते हैं। तो सुरीले लोग सुरीला फूड खाएंगे, जैसे पाए भी सुरीले हैं। नाज़रीन, जैसा कि ताफू साहब ने कहा, ये वाकई ही सुरीले और मज़ेदार पाए हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। पाकिस्तान में मौजूद म्यूजिशियंस और बैंड्स के साथ तो आपकी मुलाकातें हम कराते ही रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा म्यूजिक बैंड या उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है जो कि बेसिकली अमेरिकन बैंड है, बट उनकी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान में, पंजाब में, सियालकोट में हैं, और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात भी है। आपकी इससे पहले कि हम मुलाकात कराएं, मुख्तलिफ दुनिया में, ख़ासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर परफॉर्म कर चुके हैं। इनकी परफॉर्मेंस का भी एक अपना अंदाज़ है, उसमें भी कुछ ईस्टर्न वेस्टर्न मिलाप आपको नज़र आता है। इसके साथ साथ हम अगर अपने सकाफती विरसे की बात करते हैं, इसके इस वक्त मुख्तलिफ मकामात जिसमें जैन मंदिर है, बादशाही मस्जिद है, लाहौर है, लाहौर का किला है, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने इसको विज़िट किया है।
पाकिस्तान आने का इनका मकसद क्या था, तजर्बा कैसा रहा, और यूएस कौंसलेट तो ये भी कहता है कि वी आर ट्राइंग सिंस लास्ट 10 years के ये लोग यहाँ पे आए और लोगों से इनकी मुलाकात हो, और द वे दे केम, द वे इनको वेलकम किया गया है पाकिस्तान के अंदर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसी एक्सपीरियंस को जानते हैं। वी हैव दिस वाइल्ड ईस्ट बैंड right now with us. And we have with us Sunny Jain, band lead, drummer. He plays dhol as well. So welcome to Expresso, Sunny Jain, and thank you very much for joining us. Thank you. Thanks for having us. And we have with us Paul, Public Diplomacy Officer at US Consulate General Lahore. Welcome to Expresso and a good morning, Paul. How are you? Yes, I'm great. Thank you. How are you? Thank you so much for coming and joining us in Expresso. How's Lahore treating you so far, Sunny? Starting with you. It's been fantastic. We had a couple performances already and some workshops. And today is our last day here, but we have two more concerts, and we're hoping to visit the Shah Jamal tonight. So I hope we can attend one, right? You still have one concert. Yes, right? yeah. That's pretty cool. Since we have Paul with us, we'd like to invite or say Paul to just tell us about this band, what kind of music they're doing, and what was the purpose to bring them here. Yes, great. So at the U.S. Consulate here in Lahore, I am the Cultural Affairs Officer, so a lot of what I'm doing is people-to-people ties, trying to work on programs that will help connect Pakistanis to the U.S., Americans to Pakistan. It's been a while since we've had a band that's come to Pakistan in general, especially here in Lahore since before the pandemic. So we're really excited to have Sunny Jain and Wild East here, a band that has U.S. ties. They're from Brooklyn and New York, and they have jazz, but they're using South Asian sound. It's fantastic blend of the two cultures, and I think it's a good way to start off our programming again, having bands come through and other American cultural acts and performers and sports athletes coming through all of Pakistan. But as my office is here in Lahore, I'm working on connecting with the people of Punjab. So one thing, now that the pandemic has eased and it's easier for us to travel out to other parts of Punjab, we're really excited to have opportunities to go, outside of Lahore to every corner of Punjab. And so it was really special to go to Sialkot the other day, where generations of Sunny's family. So I would like to know the feelings from Sunny himself. Please. Sunny, how was the feel when you went to your... Wow. And we just got to know that it's the third generation that actually, you're carrying with, and you came to Pakistan. So how was the experience? How did you find Sialkot? It left me speechless, to be honest with you. There were so many emotions. I'm still having a challenging time articulating it. It was deep joy, wonder, a little bit of sadness, but just there was such an overwhelming reception that I was not expecting at all. And it was incredible. From the University of Sialkot, from going through the main street, Kanakbandi, Buddhi Bazaar, then going through the Mohalla, the old Jain Mohalla, and finding these old remnants of what used to be Jain houses. And I think to your grandfather's school as well? We went to my grandfather's school, yeah. He went to Government Christian School for high school, but then he also went to Murray College for grad school, where Iqbal and Faiz Ahmad Faiz also matriculated. Yeah, it was amazing. Lovely. So talking about your band and what kind of music do you guys play? Earlier Paul was telling us that it's a fusion of South Asian music. So tell about that. How come you guys made sure that this kind of fusion will attract people of this region? For me, so I was born and raised in New York, but I grew up with South Asian sounds. Grew up with like folk Bhangra music. I grew up with Jane Budgeons, Bollywood classics and Tollywood classics, Lollywood classics of like the 50s and 60s. Well, the best part is that you got an Eastern look. Like when you're here, performing, and people can relate. So there is something really good, positive. Exactly. And so, growing up with all these different types of music, I didn't fit into just one category. I had these multiple identities. And so music for me was always expression of that identity, that South Asian American identity. And that's how the music kind of comes together. It's not an idea of, I need to put this together with this. It's just everything kind of comes together. Hip hop, prog rock, jazz, South Asian influences. And it just enriches everything by the band members that are coming in as well and what they're bringing to the music. So does it really complement the mood of the band that it has, the music that you
compose. You said you're the main composer of the band as well. So does somehow, because there are two particular things. When a musician is making something, first thing that he keeps in mind that what he wants to play, and the other thing is what people wants to listen. So how you make this particular fusion, you know, to happen? That's a great question. I do have to sometimes think about that for the audience, but I think for myself, what overrides everything when I compose, I want to make sure it connects to my heart. All right. You know, my heart, and to say that this is honest music that I'm hearing, that I feel connected to. If I don't feel connected to it, and if I'm only thinking about trying to get a hit or trying to appeal to the masses, I'm losing the essence of what it is. I'm losing the essence of it. True. While I understand it and there's a business involved, I have to first come from the heart and put music out that's like that. If it resonates with people, beautiful. If it doesn't, keep it going, you know, that's it. That's great. Paul, since you're in Pakistan, so we have been talking about music and different kind of music this bands play. Now, what kind of music do you like? Oh, that's a great question. I think, you know, I like, similar to what Sunny was saying, I like a wide variety of music. I've really been enjoying getting to know some Pakistani music, and you know, we were, you know, through Sunny, I've learned a bit about, you know, Dole music, and we saw. Have you ever tried to play Dole? I've never tried. Have you done Bhangra? No. No, you haven't tried. But You should. I have most of the rest of the year in Pakistan, so I have some time to learn and to try. I think you'll love while playing this. Well, this is something amazing. One more thing I like to know, since this is your forte, that you have to connect the people. So, what the role of music you see? What role music can play to connect people of different regions with each other? That's a great question. I think. You know, we've done a lot recently with sports in our office. We've done, you know, you may have seen our consul general at cricket games and things like that. But music, we've seen a few videos as well, but music. The consul general plays very good guitar as well. We've seen guitar, ukulele, piano. Like we'd love to have him sometimes here in the studios. Love to listen live. We'll try to make that happen. But I think music is one thing where whether it's Eastern music, Western music, whatever it is, music is a universal language. Anybody can, if it has a good beat, anybody can get up and dance to it. Like, I don't know the history. I'm not as well versed in some of the history of Sunny and his band songs, but you know, I can still feel the beat and want it from my seat and start dancing and clapping. So that's all you need is a beat, whatever it is. It's all about music, The good story, the good beat. I mean, it's infectious when the crowd feels that, when the crowd is feeling the energy, and it's really great way. So when we talk about Sialkot is known for so many things. It's your native town, right? Yeah. So how are the people? I mean, they're very welcoming in a sense. You know, they're Punjabis and they got that spirit in them. Other than that, you got your roots over there. So that was another very strong connection. How was the welcome and how was the feel? And I think you performed there as well. We performed at University of Sialkot. It was astounding. They were cheering the entire time we were playing our original compositions. And I was wondering, I'm like, have they listened to my music before? Like, everything. What's happening? That. Like this is amazing. And then we actually played a song that I had written 20 years ago called Sialkot. I had written it thinking about what this city feels like, you know, hoping to visit it one day. And it was amazing to finally actually play that song in the city, which also featured a poem by Faiz Ahmed Faiz. That's so can you sing? Yeah. I'm not really a singer, so what we were doing in there was a poem, Shubi-e-Zadi, the dawn of freedom, and Faiz Ahmed Faiz had written it in the 1947 pre-partition, really talking about the anguish, but also the solidarity of one going through what was happening in 1947. Somehow it seems that you're inspired with the Pakistani poets and the philosophers. By, who else other than Faiz Ahmed Faiz you Iqbal, of course, Bulleh Shah, you know, it's like all these poets have such deep lyrical content that just transcends time, that you can look at it now and wake up in the morning and just live your life in a very peaceful kind of meditative manner. All these things inspire me. Since you're in Punjab, and why we can't just talk about food? Have you tried Pakistani food? Anything specific like pie? We were talking about pie earlier. Biryani, nihari. There are a lot of. Have you tried that? I have not, so I'm actually vegetarian. Oh, okay. But what I have been eating a lot of is firni. Firni, okay. And gajar halwa. Firni, right? Yeah. And gajar halwa. I've had so much gajar halwa with the red carrots, which we don't have in America.
it's just the okay. orange carrots, and so it's been delicious. I've had a lot of that as well. So, Paul, tell us about your experience regarding food in Punjab specifically. Have you tried pie, biryani, anything related to food in Punjab specifically? Yes, in Punjab, I've had some really good food. I've had pie. Pie, okay. I've had chane. I've had nihari. Chane, all right. Yeah. So I've tried lots of different food. I'm always looking for new foods to try and new places to go. Sometimes That's lovely. with our job, it's so busy running around that we don't always get a chance to go to a restaurant and have or go to somebody's home and have homemade food. So sometimes it's just something quick. But when I have the chance, I love to get out and try the food and really taste what Punjab is made of. Punjab is all about food and taste. So we since we know that you speak really good Urdu, so if you could say something to all the people who are watching you right now in Urdu, if you like to. I'll just say, my Urdu is okay, but to everybody, assalamu alaikum. I'm very happy to be here in This is English. Just teasing you. Mujhe Lahore pasand hai. It's great to be here. And So your Urdu is just like everybody, so many Pakistanis speak English. We share the same feelings sometimes. Yeah, I've been surprised in our office, talking when my colleagues are speaking Urdu, and then I'm like, I can follow along even the Urdu because there's so many. So there might be a English wording words. speaking Urdu something because now you understand so many things. So Sunny, getting back to you, what are your future plans? Since you said it was a great trip that you had so far, do you have a plan to come back here again and perform in all major cities in Pakistan? Yeah. In my other heart, than Punjab. In my heart, I absolutely want to. We came here and just performed in Islamabad and Lahore and Sialkot. Since I've been here, I've been getting constant direct messages, DMs saying, why aren't you coming to Karachi? Why aren't you coming here? So You will love told the Karachi and USMC, Sindh, I trust wanna me, go. whenever you'll go, I you'll know. love the crowd. Thank Can't wait you to go. very much, Paul and Sunny. We had a lovely time chatting with you. Wish you very best of luck your further trip. I hope we'll Thank you. have you back soon in Pakistan, inshallah. And thank you very much. Hope to And see you wish soon. we could see you Thank performing you. live, but there's always a next time. Thank you, shukriya. Thank you very much once again for Thank being you. here. You were listening Wild East. Sunny Jain हमारे साथ थे, Paul हमारे साथ थे. Conversation ये करने का मकसद इसलिए भी था क्योंकि जब लोगों से मिलते हैं तो कल्चरल एक्सचेंज के जरिए ही लोग एक दूसरे के पास आते हैं. अमन की, पीस की सबसे ज्यादा जरूरत है. म्यूजिक आई थिंक इज द बेस. म्यूजिक वो चीज है जो कि लोगों को करीब लाता है और सनी उसी के एम्बेसडर बन के पाकिस्तान में आए हैं. हमारे लिए फख्र की बात यह है कि पाकिस्तानी हैं, इनकी रूट्स पाकिस्तानी हैं और परफॉर्म अमेरिका में करते हैं दुनिया भर में. सो आई थिंक दिस इज समथिंग ग्रेट. और यही कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए और इससे बहुत सारी चीजें कल्चर एक दूसरे को लर्न करने का मौका मिलता है. जब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. आई होप यू एंजॉयड द शो. इट वाज क्वाइट कलरफुल. इसी नोट के ऊपर आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन वी हैव अ बर्थडे विश. अमला हसन, बरतानवी निजात बॉक्सर आमिर खान 36 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. 1986 8 दिसंबर को पैदा हुए मैनचेस्टर के अंदर और 11 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग खेलना शुरू की और उनको आज हम बर्थडे विश करें. बॉक्सर आमिर खान की 36 बर्थडे. हैप्पी बर्थडे आमिर खान. हैप्पी बर्थडे आमिर खान. पाकिस्तान में फलाही इदारा भी चलाते हैं और बॉक्सिंग के लिए बड़ा काम किया. सो वी रियली लाइक यू आमिर खान. किंग खान साइनिंग आउट. अल्लाह हाफिज़.